हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो है अमेरिका का, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का ये निर्णय कि पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। तो ये निर्णय कितना सही है, इस पर ट्रंप ने क्या क्या बोला और इसके परिणाम क्या होंगे, इन सब पे हम नज़र डालेंगे इस वीडियो के अंदर हिंदी भाषा में। मैं ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग। इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले एक बार फटाफट ये देख लेते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट था क्या। इसको हम बोलते थे COP21। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आप जानते हैं ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो रियो 92 समिट से निकला था, अर्थ समिट जिसे कहते हैं, या रियो समिट, या कई नाम है इसके। इसमें 3 लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट निकले थे। एक तो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए था, एक था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इनकी जो मीटिंग होती है हर साल, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक जनरल टर्म है, ये किसी भी कन्वेंशन को, किसी भी विशेष जो मीटिंग है उसको हम बोलते हैं, उसमें जो भी हिस्सेदार होते हैं सब मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 21वीं बार मिले थे पेरिस में 2015 के अंदर, और इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये पेरिस दिसंबर 2015 में ये सब मिले थे और सारे कंट्रीज ने मिलकर आपस में डिसाइड किया था कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। और जो सबसे बड़े बड़े पॉल्यूटर थे जैसे अमेरिका और चाइना, इन्होंने इसको अपनी मंजूरी दी, यानी रेटिफाई किया, और सितंबर 2016 के अंदर। तो बेसिकली जो ये पेरिस एग्रीमेंट था, ये था कि जितने भी देश इसको साइन करेंगे वो सारे मिलकर ये प्रयत्न करेंगे, इस बात में प्रतिबद्ध रहेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको डिक्रीज करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो वातावरण को गर्म करती हैं, जैसे मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाटर वेपर है, ये सब ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो इनको हम कम करेंगे, इस वजह से जो हमारी जलवायु है वो गर्म नहीं होगी। तो जो टारगेट रखा था वो था 2 डिग्री, ये एक प्रैक्टिकल टारगेट था, और जो अंतिम टारगेट था वो था 1.5 डिग्री, यानी 2100 ईयर तक, यानी अभी चल रहा है 2017, तो 83 साल के बाद हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये था एस्पिरेशनल टारगेट, यानी कि ये जिसे कहते हैं जो एंड टारगेट था। लेकिन जो प्रैक्टिकल टारगेट था, जो अचीवेबल टारगेट था, वो था 2 डिग्रीज। और सारे कंट्रीज ने इस बात पे एग्री किया कि वो अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उनको रोकेंगे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट किया है पेरिस एग्रीमेंट से, ये अमेरिका का एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इतिहास दोबारा दोहराया है। क्योंकि अगर आपको याद हो, 2001 के अंदर जो जॉर्ज बुश थे, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये भी रिपब्लिकन पार्टी के थे और डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था क्योटो प्रोटोकॉल अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका की इकोनॉमी के खिलाफ है, अमेरिका की वर्कर्स के खिलाफ है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये पेरिस एग्रीमेंट का प्रेडेसेसर है, यानी इसके पहले था ये, और पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रेटिफाई नहीं किया था, और अब पेरिस एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले ओबामा ने रेटिफाई कर दिया था इसे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस पे मुकर गए हैं। और अमेरिका जो है ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, तो आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं इस वक्त, राइट, EU जिसे हम बोलते हैं। 28 देशों का कार्बन एमिशन एक तरफ और अमेरिका का उससे भी ज्यादा है। जैसे 2015 में अमेरिका ने 5.1 मिलियन किलोटन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन किया, चाहे किसी भी वजह से किया हो, चाहे इनके इंडस्ट्री से हो, चाहे इनके ये व्हीकल से हो, किसी भी सोर्स से हो, टोटल 5.1 मिलियन किलोटन। ये यूरोप के 28 देशों का मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा है। और अमेरिका से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो सिर्फ चाइना करता है। चाइना ने 2007 में रिप्लेस कर लिया था अमेरिका को एज द मेन सोर्स ऑफ एमिशंस। और जो पेरिस एग्रीमेंट है, ओबामा इसको काफ़ी सपोर्ट करते थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, बैरक ओबामा। इनफैक्ट इन्होंने इसको कहा था अ टर्निंग पॉइंट फॉर आवर प्लेनेट, यानी हमारे प्लेनेट में ये एक टर्निंग पॉइंट है और हमें अब ये रिवर्स करना है, यू टर्न करना है, जो हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने वापस खींच लिया है, जो भी एग्रीमेंट था उस पर वापस मुकर गए हैं। तो अब क्या होगा इसका, इस पर हम नजर डालेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक स्टेटस ये है पेरिस एग्रीमेंट का कि 197 पार्टीज हैं इसके अंदर जो कन्वेंशन में मिले थे। कन्वेंशन जो होता है, कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब ये होता है, हम जब बहुत सारे कंट्री मिलते हैं उसको सम्मेलन बोलते हैं, और जब ये कुछ लिखत में यानी लीगली डॉक्यूमेंट कोई लिखवा लेते हैं तो उसे प्रोटोकॉल बोलते हैं।
तो इसीलिए हर प्रोटोकॉल से पहले कोई ना कोई कन्वेंशन होता है। और लीगली बाइंडिंग जब मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं कंट्रीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा, तो उसको ट्रीटी भी बोल सकते हैं आप। तो जनरली प्रोटोकॉल और ट्रीटी जो वर्ड हैं ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ट्रीटी जैसे फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है, तो उसको ट्रीटी भी कह सकते हैं। ट्रीटी को हिंदी में बोलते हैं संधि। अब 197 जो देश जिन्होंने हिस्सा लिया था कन्वेंशन में, उनमें से अभी तक एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं 147 इसको रेटिफाई कर चुके हैं, इसको मंजूरी दे चुके हैं। तो ये लीगली बाइंडिंग हो गया है, क्योंकि 55% टोटल उस जो कंट्री थे उनका 55% से ज़्यादा उनको अप्रूवल चाहिए था, तब वो लीगली बाइंडिंग हो जाता। तो इतना हो चुका है, यानी लीगली बाइंडिंग हो चुका है। और 5 अक्टूबर 2016 को जो थ्रेशोल्ड था वो रीच हो गया था, यानी जो भी क्राइटेरिया था इनका लीगल बाइंडिंग का वो रीच हो गया था। और फिर ये लागू हो गया, इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016। और इनका जो पहला जो सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस थी, वो थी मोरक्को के अंदर माराकेच में 15 से 18 नवंबर 2016 में। पेरिस एग्रीमेंट जैसा मैंने बताया 2 डिग्री सी सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स का जो के ऊपर का जो टेम्परेचर है, यानी 2 डिग्री सी टेम्परेचर राइज होने से बचाएगा, ऐसा कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था। और सन 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रिवेंट करेगा। तो ये इनका प्रैक्टिकल टारगेट है, प्रैग्मेटिक टारगेट है, और ये इनका जो फाइनल एम है वो है। और इसमें एक चीज़ और थी, देखिए अब एक चीज़ समझने वाली ये है इसमें, चाहे आपने पहले भी अर्थ समिट देखे हो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 2 तरह के देश होते हैं, एक विकसित देश डेवलप्ड कंट्री और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश। तो कोई भी जब ऐसा ट्रीटी होता है या कोई ऐसा प्रोटोकॉल होता है, डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं वो डेवलपिंग की मदद करते हैं, और दोनों के लिए जो टारगेट होते हैं वो अलग अलग रखे जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, यानी ओजोन में जो छेद है वो करते हैं। लेकिन भारत क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एकदम से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास अभी वो नई टेक्नोलॉजी नहीं है जो जो विकसित देशों के पास है। तो अमेरिका के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना आसान है, भारत के लिए उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए भारत को जो टारगेट मिलेगा वो काफी लेट मिलेगा, यानी भारत को जो फेज आउट जो उसकी डेडलाइन होगी वो काफी आगे होगी कंपेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये भी आपको समझना है। और ये जो एग्रीमेंट था पेरिस एग्रीमेंट, इसमें जो डेवलप्ड कंट्री थे, जो विकसित देश थे, अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, वो $100 बिलियन हर साल उन पर यह बाध्य था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, जिससे डेवलपिंग कंट्री, और ये पैसा इन्हें 2020 तक देना था, जिससे जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास कर सकें। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका सारा ध्यान रहता है सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी कैसे ग्रो करें, क्योंकि अगर ये क्लाइमेट पे ध्यान देंगे तो इनकी इकोनॉमी सफर करेगी, जिसको ये टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोत्साहन मिले, उनको मोटिवेट किया जाए क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने के लिए, तो उनको पैसा देना भी जरूरी है। इसीलिए ये बाध्य था डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। इनफैक्ट अमेरिका को $3 बिलियन देने थे इस कोर एग्रीमेंट के हिसाब से। $3 बिलियन, यानी आप कह सकते हैं लगभग 20,000 करोड़ रुपए। तो ये एक और कारण है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज थे कि 20,000 करोड़ रुपए अमेरिका को देने पड़ेंगे हर साल दूसरे देशों को। लेकिन ये हर एग्रीमेंट के अंदर होता है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह है उसमें जो डेवलप्ड कंट्री है उनको मदद करनी पड़ती है डेवलपिंग कंट्रीज को, और उनको टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उस पर जाएंगे, उसका एक एक जो सेंटेंस है वो देखेंगे, क्योंकि उसी में सब भेद छुपा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका फर्स्ट। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये काफी एक शातिर, काफी माहिर पॉलिटिशियन है, और ये जिसको कहते हैं प्लेस टू द गैलरी, यानी जो इनके कोर वोटर हैं, जो वाइट वोटर्स हैं अमेरिका के, या जो जॉबलेस वोटर्स हैं, जिनको ये टारगेट करके चुनाव जीते थे, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उनमें एक भय का माहौल क्रिएट करते हैं, जिससे इनकी जो सत्ता है वो बनी रहे। इन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है कि मैं अमेरिका में जॉब्स लेके आऊंगा। और जॉब्स कैसे लेके आऊंगा? जैसे फॉर एग्जांपल अब 20,000 करोड़ रुपए हर साल बचाऊंगा, तो ये 20,000 करोड़ रुपए मैं अमेरिका के विकास में लगाऊंगा। तो इस तरह की बातें करते हैं ये, जिससे जो इनके कोर वोटर है उनको ये अपना मैसेज पहुंचा सके और उनका भरोसा जीत सकें। तो ट्रंप ने कहा कि मैं पेरिस एग्रीमेंट से इसलिए पुल आउट कर रहा हूं क्योंकि ये 4 चीजें होंगी पेरिस एग्रीमेंट की वजह से। एक, यूएस इकोनॉमी को अंडरमाइन कर रहा है ये, क्योंकि अब अमेरिका को अगर अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने पड़ेंगे, अपने कार्बन एमिशन कम करने पड़ेंगे,
तो फिर जो इंडस्ट्री हैं उन पर भी कुछ ना कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन का। दूसरा, इट विल कॉस्ट यूएस जॉब्स। अब अमेरिका अगर नई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा पॉल्यूशन की वजह से डर के, तो उससे जॉब्स भी क्रिएट नहीं होंगे, और अमेरिका को हर साल पैसा भी देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया $20,000 था हर साल। इसके अलावा अमेरिका की ये नेशनल सॉवरेनिटी को वीक करता है और कंट्री को ये डिसएडवांटेज पे लेके आता है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और इंडिया से कंपेयर किया है। अपना जो आप इनका स्पीच सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन्होंने चाइना और इंडिया से कंपेयर किया है इसको, कि जो इंडिया है फॉर एग्जांपल, इंडिया तभी COP21 या पेरिस एग्रीमेंट को मानेगा जब उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का हर साल डोनेशन मिलेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि एक तो भारत जो है वो भरसक प्रयास कर रहा है, और दूसरा जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको डेवलपिंग कंट्री की मदद करनी ही पड़ती है। इसीलिए हम अमेरिका को मानते हैं, क्योंकि उनका एक लीडरशिप रोल रहता है। तो अगर वो लीडर भी बनना चाहते हैं तो फिर उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी। लीडर का मतलब ही वही होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, वी डोंट वांट अदर लीडर्स एंड अदर कंट्रीज लाफिंग एट अस। उन्होंने कहा कि जो दूसरे देश हैं हम पे हंस रहे हैं, वो हमारा फायदा ले रहे हैं। और दूसरा, इससे अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी खरबों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका को ये खरबों रुपए हर साल यूनाइटेड नेशंस को एक तो देने पड़ते हैं, और अब COP21 की वजह से हर साल जो विकासशील देश हैं उन्हें देने पड़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही कि ये जो डील है एक तरह का ये पनिशमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और ये बहुत अनफेयर है। रूल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। जैसे उन्होंने एक चाइना का एग्जांपल दिया। चाइना जो है वो अगले 13 साल तक अपने एमिशंस को बढ़ा सकता है, और लेकिन यूएस है वो नहीं बढ़ा सकता। तो ये एक चाइना वर्सेस यूएस से इन्होंने क्रिएट किया एक नैरेटिव। और दूसरा, इंडिया का भी इन्होंने एग्जांपल दिया। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो अपना कोयला का जो उत्पादन है वो 2020 तक डबल कर सकता है। देखिए, आप एक चीज तो जानते हैं, भारत में आज भी जितनी भी ऊर्जा बनती है सारी कोयले से बनती है। हम कोयले पे पूरी तरह से निर्भर है आज भी। तो हमें टाइम लगेगा। तो हमें 2020 तक की अनुमति दी गई है कि हम अपना कोयला का जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हम कोयले में कुछ नहीं कर सकते और इंडिया अपना डबल कर सकता है। तो एक तरह से वो एक जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, यानी कि एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर रहे थे जो भी उनको सुन रहा था उसके आगे, पूरी दुनिया के आगे। अब जैसे मैं आपको अगर इंडिया की बात बताऊं, तो इंडिया का देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट में क्या रोल है। भारत जो अपना एमिशन है, अपनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी, ये 33 से 35% कम करेगा 2030 तक 2005 के लेवल से, और 40% ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर, 350 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये नॉन फॉसियल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से लेके आएगा, यानी जैविक ऊर्जा यानी रिन्यूएबल पावर से। और भारत इसमें काफी आगे भी बढ़ गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी अगर मैं बात करूं, भारत तो जापान से भी आगे निकल जाएगा सोलर पावर में 2017, और भारत ने काफी अच्छी लीडरशिप दिखाई और फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब बहुत सारे कंट्री आ चुके हैं, लगभग 129 कंट्री अब हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अभी अभी 6 अफ्रीका के देश हो रहे हैं। जब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की अभी मीटिंग हुई थी गांधीनगर में, तो 6 अफ्रीका के देश हो रहे हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे कंट्री हो गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और उसके अलावा जो हमारे सोलर पावर टैरिफ हैं वो भी काफी कम हो गए हैं। जैसे भादला राजस्थान में जो भी प्लांट लगा है, उसमें जो सोलर पावर की ऑक्शन हुई है वो सिर्फ ₹2.62 पर यूनिट पे हुई है। ये कोयले से भी कम है। अगर आप कोयले का देखें तो ₹3.20 पर किलोवाट आवर हम पे करते हैं, जो एनटीपीसी चार्ज करता है। तो ये उससे भी कम है, यानी भारत काफी अच्छे स्टेप्स ले रहा है। इसके अलावा भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं वो भी काफी ऊंचे हैं। और अगर मैं साल की बात करूं 2016-2017 यानी फाइनेंशियल ईयर 2017, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक भारत ने 11.3 गीगावाट जैविक ऊर्जा इंस्टॉल करी है, और थर्मल कैपेसिटी इंस्टॉल करी है सिर्फ 11.5, यानी बिल्कुल नेक टू नेक है एकदम। तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और अगर मैं सिर्फ मई की बात करूं तो भारत ने 13.7 गीगावाट नॉन रिन्यूएबल कैपेसिटी रिमूव करी है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भारत कम कर रहा है और जैविक ऊर्जा बढ़ा रहा है। और तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि भारत कोल जो है अपना डबल कर रहा है 2020 तक, ये काफी एक छोटा पॉइंट था, नैरो पॉइंट था। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट के जो भी उसको लीगल फ्रेमवर्क है वो उसको पूरा करे। अब मैं अमेरिका की अगर बात करूं तो अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये प्रॉमिस किया कि वो 26 से 28% अपने एमिशंस कम करेगा 2025 तक, अपने 2005 टारगेट के मुकाबले। यानी 2005 में अमेरिका जितना एमिशन कर रहा था, 2025 में
26 से 28% कम करेगा। और अमेरिका पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, चाइना नंबर 1 है, लगभग 20% चाइना का है और 15% लगभग अमेरिका का है जो एमिशन है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये कहा कि नवंबर 2020 तक जो अमेरिका विड्रॉ करेगा, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली ये है इसमें कि देखिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है 4 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए नहीं। तो अमेरिका में 2020 में चुनाव होंगे और अमेरिका में ये इसको चुनावी मुद्दा भी बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि जो रूल्स हैं उनके हिसाब से 3 साल तक कंट्री विड्रॉ नहीं कर सकता पेरिस एग्रीमेंट को, और उसके बाद 1 साल और कंट्री को वेट करना पड़ेगा। तो यानी कि 4 साल लगेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं 4 साल अमेरिका को पेरिस एग्रीमेंट से निकलते निकलते लग जाएंगे, यानी नवंबर 2020 तक ये कर पाएंगे। और ये फिर वही महीना आ जाएगा जब इलेक्शन होंगे अमेरिका में, अक्टूबर 2020 में अमेरिका में इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के दोबारा। तो ये इसको चुनावी मुद्दा भी बनाना चाहते हैं। इसमें फिर वो जो जिसे कहते हैं हार्ड लाइनर अप्रोच लेंगे। हार्ड लाइनर अप्रोच मतलब वो अमेरिका के लोगों को कहेंगे कि अमेरिका जो है वो दुनिया के देशों से यूज कर रहे हैं, जो भी उनकी इलेक्शन रणनीति इस बार थी वही रणनीति वो उस बार अपनाने की सोचेंगे। तो ये एक चुनावी हथकंडा भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस को बहुत ज्यादा धन दे रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड में। इससे यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें दूसरे कंट्री भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशन में। जैसे अब डिपेंड करता है किस कंट्री के पास क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की, तो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सबसे ज्यादा जो पर्सोनेल हैं, जो सिपाही हैं जो जाते हैं वो इंडिया के जाते हैं। तो कल को भारत ये कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा यूज ले रहा है या दूसरे कंट्री हमारा यूज ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली ये एक राजनीतिक अप्रोच है, ये जो ली है पॉलिटिकल अप्रोच ली है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी G7 मीटिंग में गए थे जो इटली में हुई थी, सिसिली में, और वहां पर दूसरे देशों के जो हेड आए थे उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात का दबाव डाला था कि वो ऐसा ना करें, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको वायलेट ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। अब जो दुनिया के बाकी लीडर हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो इसमें देखिए 2 तरह की सोच अब डेवलप हो रही है। एक, अमेरिका ने पुल आउट कर दिया है, अगर हमें 2 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है, अगर हम अपने टारगेट पूरा करना है, तो अमेरिका अगर साथ नहीं देगा तो बाकी कंट्रीज को अब एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें बाकी कंट्रीज भी क्या पुल आउट करेंगे, एक तो ये सोच आ रही है। लेकिन ज्यादातर जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है। हालांकि दुनिया के जो लीडर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करी है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के लीडर जिनके स्टेटमेंट आए हैं उन्होंने ये कहा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करेंगे, उससे पुल आउट नहीं करेंगे। तो जैसे जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्कल, फ्रांस के नए राष्ट्रपति जो अभी बने हैं एन मार्च पार्टी के इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी, सबने कहा है कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज को भी कहा है कि वो हताश ना हो और उनको पूरी हेल्प देने का वादा करा है। और दूसरी बात, अमेरिका का जो सबसे क्लोज फ्रेंड है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो ने भी कहा है कि अमेरिका का ये डिसीजन काफी निराशाजनक है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। और चाइना ने कहा है कि ये ग्लोबल सेटबैक है। तो चाइना तो अब क्योंकि एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका को पूरी दुनिया के आगे उसको पीछे की तरफ दिखाया जाए, यानी अपना जो लीडरशिप रोल है चाइना काफी एसर्ट करेगा। और ट्रंप के इस एक्शन से एक चीज और हो गई है कि अमेरिका थोड़ा सा आइसोलेट हो गया है, क्योंकि अभी 3 ही कंट्री हैं जो पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। एक तो सीरिया है, एक निकारागुआ है और एक अमेरिका हो जाएगा। तो सीरिया ने तो इसलिए एग्री नहीं किया क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है काफी टाइम से, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है अमेरिका और रशिया के बीच में। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेज हैं असाद की, उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और असाद को रशिया सपोर्ट कर रहा है। और जो निकारागुआ है, निकारागुआ का रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। निकारागुआ ये बोला कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट है उतना सख्त नहीं है, यानी और भी सख्त होना चाहिए था, इसलिए निकारागुआ ने पुल आउट कर लिया था। तो अमेरिका एक तरह से थोड़ा सा आइसोलेट हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके ऑफिस ने भी कहा है कि ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, ट्रंप का डिसीजन जो है वो निराशाजनक है। और जो यूएन बॉडी है जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस को हैंडल करती है, उसने कहा है कि ये रीनेगोशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था या तो हम पूरी तरह से पुल आउट कर जाएंगे या फिर हमें मौका दो कि हम दोबारा इस पर वार्ता करें और अमेरिका के हितों की रक्षा करें, यानी अमेरिका के फेवर में ही होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन रीनेगोशिएट नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। यह क्लियर कर दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा, मैल्कम टर्नबुल ने, कि उनका यह डिसीजन निराशाजनक है। और जैसा मैंने बताया, अमेरिका एकदम से नहीं लीव कर सकता इसको, 4 साल लगेंगे। तो क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि 3 साल
जो डेट ऑफ पैक्ट है, यानी 4 नवंबर को ये लागू हुआ था, 4 नवंबर 2016, तो 3 साल रुकना पड़ेगा और फिर 1 साल और वेट करना पड़ेगा, यानी कि 4 नवंबर 2020 से पहले ये पुल आउट नहीं कर पाएगा। और अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। ये एक काफ़ी अच्छा पहलू निकल के आया है कि जो अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं वो तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं एलोन मस्क, और वॉल्ट डिज्नी के सीईओ हैं रॉबर्ट आइगर, उन्होंने इसको मूव को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। और एलोन मस्क और वॉल्ट डिज्नी के सीईओ रॉबर्ट आइगर, इनफैक्ट ये जो एडवाइजरी काउंसिल है उससे भी अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप की। एप्पल ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं जेफ इनमेल्ट, उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है। अब इसका क्या इंपैक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड में, तो इसको हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, नेगेटिवली भी देख सकते हैं। इस पे अब क्योंकि समय बताएगा क्या इंपैक्ट होगा, तो जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि अब जो बाकी कंट्री हैं वो अमेरिका जैसे या दूसरे विकसित देशों पर उतना निर्भर नहीं रहेंगे और वो अपना ही एफर्ट करेंगे। और ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अमेरिका के निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ भी कह रहे हैं कि जब अमेरिका परवाह नहीं करता तो जलवायु परिवर्तन की हम परवाह क्यों करें। और नेगेटिव इंपैक्ट तो हमने देख लिया, नेगेटिव इंपैक्ट दो हैं। एक, अमेरिका जो फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था अब वो अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा, अमेरिका का जो लीडरशिप रोल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, जैसे हमने देखा है नाटो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में जिनमें अमेरिका मेन रोल प्ले करता है, कि अमेरिका का जो लीडरशिप रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब अमेरिका खुद अपने ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करता तो वो बाकी कंट्रीज पर भी दबाव डालता कि वो भी अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करे। तो अब वो लीडरशिप रोल अमेरिका का नहीं रहेगा। इस वजह से एक लीडरशिप वैक्यूम हो जाएगा जिसका फायदा चाइना और दूसरे देश उठा सकते हैं। और अमेरिका के जो अपने खुद के स्टेट्स हैं दूसरे, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही स्ट्रांग फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे ऑस्टिन है, टेक्सास, शिकागो, बड़े बड़े जो स्टेट हैं उन सब ने इसकी निंदा करी है। और अगर आप अमेरिका के वो सारे स्टेट मिला दें जो इसकी निंदा कर रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक इकोनॉमी बन जाते हैं। तो वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से। तो ये दिखाएगा कि अमेरिका में जो ट्रंप है उनके खिलाफ एक माहौल बनेगा। और इसको अब देखना होगा कि COP23 में किस तरह से प्रोसीड करेंगी कंट्रीज, क्योंकि COP23 में इस पर जरूर चर्चा होगी। अमेरिका ने पुल आउट कर दिया है तो ये बॉन में होगा, जर्मनी के अंदर है बॉन, और नवंबर इस साल में होगा। और फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। फिजी के प्रधानमंत्री जिनका नाम है फ्रैंक बाइनीमरामा, ये प्रेसिडेंट होंगे COP23 के। और COP22 आप जानते हैं मोरक्को में हुआ था। तो इसमें जो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स हैं वो देखने को हमें मिल सकते हैं बाकी कंट्रीज के। और इसमें एक चीज समझने वाली और है कि जो ये कन्वेंशन और प्रोटोकॉल होते हैं इनका वैसे ही क्रिटिसिज्म काफी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रियो समिट हुआ था 1992 में, उसमें कुछ भी अचीव नहीं हुआ था। ठीक है, ये कन्वेंशन वगैरह बने, लेकिन जब ये 5 साल के बाद मिले न्यूयॉर्क में, जिसे बोलते हैं Rio+5, तो उसमें कंट्रीज ने मिलके, जब कंट्रीज मिले तो फिर जो यूनाइटेड नेशंस के उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कहा हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। और Rio+10 हुआ फिर जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, तब भी कुछ अचीव नहीं हुआ। रियो जब +20 हुआ तब फाइनली कॉफी अन्नान ने यह कह दिया कि 20 साल हो गए हमें अर्थ समिट को, और Rio+20 भी रियो में ही हुआ था। तो उन्होंने कहा 20 साल में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, हम सिर्फ हर बार आते हैं, कंट्रीज मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं और काम कोई नहीं होता। तो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमेशा से होता आया है। अगर आप देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सक्सेस था, नो डाउट। अगर आप उसको छोड़ दें तो क्योटो प्रोटोकॉल देख लें, उसमें जरूर एक वक्त के लिए एमिशंस कम हुए थे, लेकिन ओवरऑल कार्बन एमिशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये भी एक फेलियर था। तो ज़्यादातर जो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल है उनका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो दिस इज लाइक बिजनेस एज यूजुअल, यानी अमेरिका था तो भी कुछ नहीं होता। अमेरिका यानी एक तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो सकता है। और एक और चीज समझने वाली है कि जो पावरफुल कंट्री होते हैं वो उन पे वैसे ही उतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होते हैं या इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं या इंटरनेशनल फोरम होते हैं, उन्हें ताकतवर कंट्री मानने से मना कर देते हैं। जैसे हमने पिछले साल देखा था कि जो चाइना है उसके हक में फैसला नहीं आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो फिलीपींस ने केस कर दिया था चाइना के ऊपर, जो साउथ चाइना सी में आइलैंड है उनको लेकर उन पे चाइना कब्जा कर लेना चाहता था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया फिलीपींस चाइना को, और आईसीजे ने फैसला चाइना के ऑपोजिट सुनाया, फिलीपींस के हक में सुनाया, तो चाइना ने उसे मानने से मना कर दिया था। तो ये सब भी देखने को मिलता है कि जो स्ट्रांग कंट्री हैं, जो बड़े ताकतवर देश हैं, वो इन लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क से अफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण अमेरिका ने जो पुल आउट किया पेरिस एग्रीमेंट से, उसका आपका क्या ओपिनियन है मैं जरूर जानना चाहूंगा। आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अमेरिका ने जो ये पुल आउट किया है इससे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा, एशिया का क्या रोल रहेगा, भारत का इसमें क्या रोल रहेगा, इस पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।